हेलो बच्चों, मैं मनीष खंडेलवाल फिर आपके सामने आया हूं आपके अपने चैनल ब्रेनी बिल्डर्स के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इस चैनल पर स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए प्रेजेंटेशंस पोस्ट करता हूं। आजकल मैं कक्षा 10 के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए प्रेजेंटेशंस पोस्ट कर रहा हूं। कक्षा 10 के विज्ञान के विद्यार्थियों को मालूम होगा कि उनकी विज्ञान की पुस्तक में एक अध्याय है जिसका शीर्षक है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। मेरे पिछले 2 प्रेजेंटेशंस इसी विषय पर थे, जिसमें मैंने पहले प्रेजेंटेशन में दर्पण के बारे में बताया था और दूसरे प्रेजेंटेशन में लेंस के बारे में। यह मेरा तीसरा और आखिरी प्रेजेंटेशन है प्रकाश पर। इस प्रेजेंटेशन में मैं अपवर्तन के कुछ उदाहरण के बारे में बताऊंगा। और हां, पिछले दोनों प्रेजेंटेशंस की तरह यह प्रेजेंटेशन भी दोनों ही भाषाओं यानी हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, कुछ चीजें अपवर्तन में हम दोहरा लेते हैं। पहला है कि प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे कि वायु एक अलग माध्यम है, कांच एक अलग माध्यम है, जल एक अलग माध्यम है। तो अपवर्तन जो है वो प्रकाश के इसी गुण के कारण होता है। गुण क्या है कि प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। यहां पे लिखता है वो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे ये एक प्रकाश की किरण है, ये एक माध्यम वायु से आई और दूसरे माध्यम में प्रवेश किया। दूसरा माध्यम क्या है हमारे? कांच। यहां पे तो आप देखेंगे इसने अपना मार्ग बदल दिया, क्योंकि प्रकाश की गति अलग अलग है तो अपवर्तन हुआ यहां पे। अपवर्तन के कारण इसने अपना मार्ग बदल दिया। ऐसे ही जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, यहां फिर इसने अपना माध्यम बदला, यहां प्रकाश की गति फिर बदल गई, फिर अपवर्तन होगा और ये किरण जो है अपना मार्ग फिर बदल लेगी। आप देखेंगे यहां पे इसने अपना मार्ग फिर बदल लिया। आप ये देखेंगे कि अगर कांच नहीं होता तो प्रकाश की किरण सीधी जाती है ऐसे, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ऐसे जाती। लेकिन क्योंकि एक दूसरा माध्यम आ गया जिसके कारण प्रकाश की किरण ने अपना मार्ग बदला, यहां भी बदला फिर यहां भी बदला, तो ये किरण अपने मार्ग से विस्थापित हो गई, जिसे हम कहेंगे अपवर्तन के कारण विस्थापन हुआ ये। और ये निर्भर करता है बच्चों कि माध्यमों का अपवर्तनांक कितना है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अपवर्तनांक क्या होता है, और एक कांच की मोटाई पर जो माध्यम है ये कितना मोटा है, कांच की कितनी मोटाई है, ये इस पर निर्भर करता है। फिर हमने कुछ पढ़े थे अपवर्तन के नियम, जिसमें आप अगर पिछली वाली स्लाइड का अगर आप देखें चित्र, तो प्रकाश की एक किरण थी जो वायु से आ रही है और कांच में प्रवेश कर रही है। ये वायु है, ये कांच है। जिस बिंदु पर ये माध्यम बदलता है, जिस बिंदु पर प्रकाश कांच में प्रवेश करता है, उस बिंदु पर बच्चों अगर एक हम अभिलंब खींचें तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाया जाएगा आपतन कोण। और ये किरण अब अपवर्तित हो गई तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाया जाएगा अपवर्तन कोण। ये आपने पढ़ा था। ये दोबारा से बता देता हूं मैं। ये आपतित किरण है वायु से, फिर ये कांच में प्रवेश किया, यहां पे माध्यम बदला, जिस माध्यम में वो जिस बिंदु से वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उस बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींचा, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण हो गया आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित कोण के बीच का कोण हो गया अपवर्तन कोण। एक चीज हमने और पढ़ी थी बच्चों, सघनता, कि किसी माध्यम की सघनता क्या होती है। उसमें यह था कि दिए हुए आयतन में, जैसे 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर में, उस माध्यम का जो भार होगा, जिसका भार ज्यादा होगा वो कहेंगे हम अधिक सघन है, जिसका कम होगा हम कहेंगे कम सघन है। जैसे अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर में हम वायु भरें, उसको हम तोल लें, और उसमें हम कांच भर दें फिर उसको तोलें, तो निश्चित तौर पर हम पाएंगे कि कांच का जो भार है वो ज्यादा है, तो हम कहेंगे कांच अधिक सघन है, वायु कम सघन है। तो
जो इसका गुण होता है वो ये होता है कि जब प्रकाश की किरण कम सघन माध्यम से अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश किया, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। कम सघन माध्यम से अधिक सघन माध्यम में अगर प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और बिल्कुल इसके विपरीत होता है कि अगर अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जाए, यहां पे कांच है, कांच से फिर दोबारा वो गई वायु में, यानी कि ज्यादा सघन माध्यम से कम में चली गई, अब उल्टा हो गया ऊपर का। तो फिर अगर जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, उस बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब खींचे तो आप देखेंगे कि अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब से दूर हो गई। यहां पास आई, कम से अधिक में गई तो पास आ गई, अधिक से कम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ठीक है। और फिर अपवर्तन के नियम थे बच्चों, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और एक था, किसी दिए हुए रंग और माध्यम के लिए आपतित किरण अपवर्तित किरण के कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ये हम इसका उपयोग अभी करेंगे जब हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, तो प्रकाशीय किरणों के रंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग रंग होते हैं। एक प्रकाश की किरण का श्वेत रंग है, वो 7 रंगों में होता है विभाजित। तो किसी दिए हुए किसी एक रंग के लिए और माध्यम के लिए आपतित किरण अपवर्तित किरण के कोण की ज्या, अगर ये फिक्स है, ये भी जैसे ये वायु है, ये कांच है, और ये हमने किसी एक रंग की मान ली, हमने माना ये लाल रंग की किरण है, तो क्या होगा फिर, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये अगर ये दोनों फिक्स हैं और इसका प्रकाश की किरण का हमें रंग भी फिक्स है, तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा आर कांस्टेंट होगा। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ाया था कि वायु कम सघन होती है और कांच अधिक सघन है। तो अगर कम सघन से अधिक सघन में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और अगर अधिक से कम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और कम सघन माध्यम का अपवर्तन सूचकांक कम होता है, अधिक सघन माध्यम का अपवर्तन सूचकांक ज्यादा होता है। यही यहां पे दिखाया गया। आइए अब कुछ उदाहरण देखें। आइए बच्चों, अपवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यह है पहला उदाहरण। माना कि ये एक ग्लास है और इस ग्लास में एक ये पेंसिल पड़ी हुई है। आपको मालूम होगा बच्चों कि प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देती है। ऐसे ही जब प्रकाश की दो किरणें इस पेंसिल से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो हमें ये पेंसिल दिखाई देती है। यहां तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। अब हमने इस ग्लास में कुछ पानी भर लिया और पेंसिल का रंग हम थोड़ा सा बदल देते हैं जिससे कि ये उदाहरण और अच्छी तरह समझ में आए। पहले की तरह प्रकाश की दो किरणें फिर इस पेंसिल से टकराकर चली, तो पानी में ये सीधी रेखा में रहेंगी, बिल्कुल एक ही माध्यम है। यहां पे आप देखेंगे बच्चों कि पानी से निकलकर अब ये किरणें वायु में प्रवेश कर रही हैं, यानी कि माध्यम हमारा बदल रहा है पानी से वायु का। पानी हमारा एक सघन माध्यम है जबकि वायु विरल है। तो अगर हम जिस बिंदु से ये प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश कर रही हैं उस बिंदु पर एक अभिलंब खींचें तो ये किरणें अभिलंब से दूर हो जाएंगी, दोनों किरणें अभिलंब से दूर हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि जो प्रकाश की किरणें पहले यहां आ रही थी अब वो बदल कर यहां पे आ रही हैं। अब अगर इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएं, यहां पे बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि ये प्रकाश की किरणें यहां से आती हुई इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब ये वाला बिंदु जो है हमारा, ये वाला बिंदु हमारा यहां चला गया है। वास्तव में इधर है
लेकिन अपवर्तन के कारण जब प्रकाश की किरणें मुड़ी और हमने उन्हें सीधा देखा तो ये प्रकाश की किरणें यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब ये वाला बिंदु यहां से यहां पे होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, आप ये पेंसिल यहां पे प्रतीत हो रही है, इसका जो नुकीला भाग है वो यहां पे प्रतीत हो रहा है हमें। अब अगर हम देखेंगे तो पेंसिल हमें ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब बच्चों, बिना पानी के हमें पेंसिल सीधी दिखाई दे रही थी, जबकि पानी डालने के बाद पेंसिल का वो भाग जो पानी में है वो हमें टेढ़ा दिखाई दिया, या ऐसा लगता है जैसे हमारी पेंसिल टूट गई। ठीक, अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम अपवर्तन का। विषय है पानी में किसी वस्तु का तली से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। माना कि एक ग्लास है और इसमें एक कोई वस्तु पड़ी हुई है। इस वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और इस कारण हमें यह वस्तु दिखाई देती है। ये वस्तु हमें इस समय यहां पे दिखाई दे रही है। अब हम इसमें पानी भर लेते हैं। अब क्या होगा बच्चों, जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में पानी में तो जाएंगी यहां तक जहां तक पानी है। अब जब ये पानी से वायु में जाएंगी तो ये अपना मार्ग अपवर्तन के कारण बदलेंगी। पानी एक सघन माध्यम है और वायु एक विरल या कम सघन। तो अगर हम जिस बिंदु से ये किरणें पानी से वायु में प्रवेश कर रही हैं उस बिंदु पर अगर हम अभिलंब खींचें तो ये किरणें अभिलंब से दूर हटेंगी। कुछ इस तरीके से ये दो किरणें जाएंगी। तो अब हमें यहां से देखना होगा। हमारी पहले ये दो किरणें इस वस्तु की यहां आ रही थी, अब हमें ये दो किरणें यहां पे आएंगी। हमें यहां से देखना पड़ेगा और हम क्या देखेंगे कि ये दो किरणें मिल रही हैं जाकर यहां कहीं। भले ये काल्पनिक है लेकिन हमें प्रतीत होगा कि ये दो किरणें यहां पे मिल रही हैं। इसका मतलब ये वाली वस्तु जो है वो यहां पर है। आप देखेंगे कि ये नीचे है और ये ऊपर है। तो ये वाली वस्तु आप देखेंगे ये इस तरीके से उठकर हमें यहां पे दिखाई देगी। यहां की जगह हमें ये वस्तु यहां दिखाई दे रही है, यानी कुछ उठी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आइए बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति के बारे में जानते हैं जिसे कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है। ज्यादातर ये कांच से बना होता है जो तीन आयताकार समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है और इसके दो सिरे त्रिभुजाकार होते हैं। यानी इसमें तीन आयताकार समतल पृष्ठ होते हैं, सतह होती है, और इसके दो सिरे जो होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। देखिए कैसा होता है ये माना कि एक प्रिज्म है तो ये इसका एक सिरा है ये त्रिभुजाकार, ऐसे ही पिछला सिरा इसका त्रिभुजाकार होगा। और जो आयताकार समतल पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये हो गया समतल, एक पृष्ठ ये हो गया इसका समतल, और एक आधार इसका वो भी आयताकार समतल पृष्ठ होता है। इसको अगर हम दूसरी तरीके से देखें, साइड से देखें, तो ये वाला जो भाग है हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और हम देख सकते हैं इसे, अगर ये इसका आधार है, ये भी देखिए आप, ये समतल और आयताकार है, और ये इसका दूसरी तरफ का हिस्सा है। तो आप देखेंगे ये तीन आयताकार, तीन आयत हैं, ये तीन आयत हैं, इसमें 1 2 और 3 समतल पृष्ठ हैं और दोनों सिरे इसके त्रिभुजाकार हैं। एक सिरा ये है त्रिभुजाकार और एक पिछला वाला सिरा। आइए बच्चों देखते हैं कि किसी कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। माना कि ये किसी कांच के प्रिज्म का त्रिभुजाकार सिरा है और इस पर ये प्रकाश की एक किरण वायु से आपतित होती है। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण इस कांच से टकराएगी उस बिंदु पर अगर हम कोई अभिलंब खींचे तो इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कहलाया जाएगा आपतन कोण। अब प्रकाश की किरण कम सघन माध्यम से अधिक सघन माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। आप देखेंगे कि प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक गई है। यहां से प्रकाश की किरण अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जा रही है, तो आप देखेंगे
कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो गई है। ये अभिलंब खींचा हमने, जिस बिंदु से प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है उस बिंदु पर हमने अभिलंब खींचा, तो आप देखेंगे कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो गई है। और इस अभिलंब से और निर्गत किरण से के बीच का जो कोण है वो कहलाया जाएगा आपका निर्गत कोण। अब बच्चों, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण सीधे जाती, अपने गुण के हिसाब से सीधे जाती, लेकिन प्रकाश की किरण चली गई है ऐसे, ऐसे जाना था और ऐसे आ गई है। इसका मतलब इतने कोण से प्रकाश की किरण विचलित हो गई है। यहां जाना था और ऐसे चली गई है। इसका मतलब प्रकाश की किरण इतने कोण से विचलित हो गई, डी से विचलित हो गई है। तो डी को हम कहते हैं विचलन कोण, और ये कहलाया जाता है किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण। तो आप देखेंगे कि नीले रंग से जो किरण है हमने आपतित किरण कहलाई, फिर हमने ये कहलाई अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। फिर थी हमारी निर्गत किरण लाल रंग से, और ये हमने जो डॉटेड लाइन थी ये थे हमारे अभिलंब, दो अभिलंब थे। आप कोण देखेंगे तो आई था हमारा आपतित कोण, आर था अपवर्तन कोण, ई था हमारा निर्गत कोण, डी था जितना प्रकाश की किरण विचलित हुई, ये हो गया हमारा विचलन कोण, और ए हो गया प्रिज्म कोण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। एक बार मैं फिर बता देता हूं, ये कांच के प्रिज्म का त्रिभुजाकार सिरा है। यहां पर प्रकाश की एक किरण आपतित होती है, जिस बिंदु से कांच पे टकराएगी उस बिंदु से हम एक अभिलंब खींचेंगे और देखेंगे कि प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक गई है। फिर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी, इसका मतलब अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जा रही है। फिर हमने वहां पे एक अभिलंब खींचा तो देखेंगे प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो गई है। अगर हम इस आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और जो हमारी निर्गत किरण है उसको पीछे बढ़ाएं तो इनके बीच का कोण जो कहलाया जाएगा वो कहलाया जाएगा विचलन कोण, यानी कि प्रकाश की किरण इतने कोण से विचलित हो गई है। और ए है बच्चों, ये कहलाया जाता हमारा प्रिज्म कोण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। आइए बच्चों, श्वेत प्रकाश की किरणों के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, श्वेत रंग एक रंग नहीं होता, बल्कि ये अनेक रंगों का मिश्रण होता है। हम इसको एक प्रिज्म की सहायता से भी समझ सकते हैं। माना कि ये एक प्रकाश की सफेद किरण है जो वायु से कांच के बने एक प्रिज्म में प्रवेश करती है। कांच का अपवर्तनांक बच्चों वायु से अधिक होने के कारण ये वाली किरण जो है हमारी, ये यहां पर खींचे हुए अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब यहां पे आप देखेंगे कि किरण जो है कई रंगों में विभाजित हो गई है, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग रंग की किरण की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, और इस कारण अलग अलग रंग की किरण का अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। लाल रंग की किरण आप देखेंगे सबसे कम विचलित हुई है, इसका मतलब इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। बैंगनी रंग की किरण जो है वो सबसे ज्यादा विचलित हुई है, इसका मतलब इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। बच्चों, आप अगर इस बैंड के सिरों पर ध्यान दें तो ये एक आपको निश्चित क्रम है, एक निश्चित क्रम है। ये बैंगनी पहले आएगा नीचे से अगर आप चलते हैं, फिर इंडिगो, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये एक निश्चित क्रम है। और रंगों की इस व्यवस्था को हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। रंगों की इस व्यवस्था को विबग्योर नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, विबग्योर। वी से वॉयलेट यानी बैंगनी, आई से इंडिगो, बी से ब्लू यानी नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज इसका मतलब नारंगी, आर से लाल रेड यानी लाल। तो विबग्योर के नाम से भी ये जाना जाता है। आप देखेंगे प्रकाश की किरण पहले वायु से कांच में प्रवेश किया, फिर अपवर्तित हुई है,
फिर कांच से ये फिर वायु में जा रही है तो फिर अपवर्तित होगी। बच्चों, प्रिज्म के कारण जो प्रकाश की किरण है उसके पथ में जितना भी विचलन होता है हम उसे विक्षेपण भी कहते हैं। जैसे कि इस यहां से आप समझ सकते हैं, ये प्रकाश की किरण प्रिज्म में गई, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण सीधे चली जाती, लेकिन इस प्रिज्म के कारण आप देखेंगे कि लाल रंग की किरण अब यहां से जा रही है, येलो पीले रंग की यहां से जा रही है, बैंगनी रंग की यहां से जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये लाल रंग की किरण का विचलन हुआ है प्रिज्म के कारण, या अपवर्तनांक के कारण लाल रंग की किरण का विचलन इतना हो गया है, जबकि बैंगनी रंग की किरण का विचलन इतना होगा। या हम कह सकते हैं कि प्रिज्म अगर हम कोई रखते हैं तो बैंगनी रंग की किरण का विचलन सबसे ज्यादा होता है अपवर्तनांक के कारण। ठीक है बच्चों, हमें मालूम है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब एक कांच के प्रिज्म से होकर जाती है तो वो विभिन्न रंगीन पट्टियों में, जिसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, उसमें विभाजित हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि श्वेत प्रकाश की किरण कई रंगों की किरणों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक रंग की किरण की गति कांच में अलग अलग होती है। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रंग की किरण का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, और कांच में प्रवेश करने के पश्चात अलग अलग रंग की किरण अभिलंब की ओर अलग अलग कोण बनाकर प्रवेश करेगी। जैसे ये कांच का प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश की किरण है। जिस बिंदु पर ये किरण इस कांच के प्रिज्म से प्रवेश कर रही है उस बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब खींचें तो आप देखेंगे कि अलग अलग रंग की जो किरणें हैं वो अभिलंब से अलग अलग कोण बनाती हैं। लाल रंग की किरण आप देखेंगे कि सबसे कम विचलित हुई है, ये सबसे कम कोण है, और ये हमारी है बैंगनी रंग की किरण, ये सबसे ज्यादा है। इसके बीच में बाकी रंगों की किरणें आती हैं। सबसे कम लाल होता है, सबसे अधिक होता है हमारा बैंगनी। अब ये किरणें हमारी आगे निकल गई, ये हमारी फिर अपवर्तनांक हुआ और ये हमारी वायु में आ गई। तो जो न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक ने, उसने बोला कि प्रिज्म से निकलने वाली ये जो किरणें हैं हम इसको और अधिक विभाजित करने का प्रयत्न करते हैं। हम एक प्रिज्म रखते हैं और हम और विभाजित करते हैं इसे, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ रहे। उन्होंने एक प्रिज्म रखा, इसमें किरणें गई, लेकिन वो और अधिक विभाजित नहीं हो पाई। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टा रंग किया, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि सारी रंगीन किरणें अब मिल गई हैं और दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण बाहर आ रही है। बच्चों, दूसरे प्रिज्म के उल्टे रखे होने के कारण ये प्रिज्म प्रकाश की किरणों को पहले प्रिज्म के मुकाबले उल्टी दिशा में मोड़ देता है। जितने कोण से पहले प्रिज्म से किरण एक तरफ मुड़ती है उतने ही कोण से दूसरा प्रिज्म किरणों को उल्टी दिशा में मोड़ देता है। यहां ये नीचे की दिशा में इसने मोड़ा, उतने कोण से इसने उल्टी की दिशा में, ऊपर की दिशा में मोड़ दिया। और इस कारण पहले प्रिज्म में अलग अलग हुई जितनी किरणें हैं जो अलग अलग हुई थी, वो दूसरे प्रिज्म में बाहर आते हुए सभी मिल जाती हैं और श्वेत प्रकाश की किरण के रूप में बाहर आती हैं। बच्चों, यदि कोई भी प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह स्पेक्ट्रम बनाता है, कोई भी प्रकाश, तो उसे हम श्वेत प्रकाश कहेंगे। बच्चों, आइए एक और उदाहरण देखते हैं, और वो उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। बच्चों, हमारे वायुमंडल में अलग अलग तापमान, दबाव और घनत्व वाली परतें हैं। माने कि ये वायुमंडल है और इसमें अलग अलग तापमान, दबाव और घनत्व वाली ये आप परतें देख सकते हैं। बच्चों, हम लोग जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे वायुमंडल की सघनता बढ़ती है। इसका मतलब ऊपर कम सघन होता है वायुमंडल और नीचे अधिक सघन होता है, और इस कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक भी ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ता हुआ होता है। बच्चों, माना कि एक तारा है और इस तारे का प्रकाश हमारी धरती पर आ रहा है। बच्चों, जब तक
ये तारे का प्रकाश वायुमंडल से ऊपर होगा तब तक ये सीधी रेखा में चलेगा, क्योंकि यहां पर अपवर्तनांक सेम है, कोई बदला हुआ नहीं है, समान अपवर्तनांक है। लेकिन ये प्रकाश जैसे ही वायुमंडल में आएगा वैसे ही ये प्रकाश अपने निश्चित मार्ग से झुक जाएगा, क्योंकि यहां पर जो अपवर्तनांक है वो समान नहीं है, यहां पर अपवर्तनांक लगातार हमारा बदल रहा है। बच्चों, जब कोई व्यक्ति, ये मानो कोई व्यक्ति है, इस प्रकाश को देखता है तो उसे जो तारे की आभासी स्थिति है वो कुछ यहां नजर आएगी। वो सीधा देखेगा तो उसको तारे की जो आभासी स्थिति है वो बच्चों यहां नजर आएगी। तो हमारा जो तारा था उसकी वास्तविक स्थिति ये थी, लेकिन हमारी आभासी स्थिति जो है वो हमारी हो गई यहां पर। इसका मतलब हमें जो तारे की आभासी स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक स्थिति ऊपर होती है नीचे, तो आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से ऊपर होती है। इसका मतलब वास्तविक स्थिति नीचे होती है और आभासी स्थिति ऊपर होती है। दूसरा बच्चों, वायुमंडल में जो परिवर्तन होते हैं यहां पर, ये भी लगातार होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर तापमान और दबाव एक सही रहेगा, ये भी अदलते बदलते रहते हैं बहुत सारे, जिसके कारण इनका अपवर्तनांक भी बदलता रहता है। तो इस कारण जो किसी तारे से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है, निश्चित मार्ग ना होकर वो कभी ऐसे आ सकती है, कभी ऐसे आ सकती है, कभी ऐसे 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 आ सकती है। ये इसका जो प्रकाश का जो मार्ग है ये भी बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है। और अगर ये बदलेगा तो आभासी स्थिति भी बदल जाएगी। अब कभी स्थिति यहाँ पे होगी, कभी स्थिति यहाँ पे होगी, कभी स्थिति वहां पे होगी। इस कारण हमारी आभासी छवि जो है वो भी बदलती रहेगी। और अगर आभासी स्थिति बदल गई बच्चों, तो तारे के से जो प्रकाश निकल रहा है इसकी मात्रा इस व्यक्ति तक भी लगातार बदलती रहती है। तारे से प्रकाश की मात्रा देखने वाले व्यक्ति तक पहुंचने तक लगातार बदलती रहती है, और इसी से तारा जो है वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। बदलते हुए प्रकाश की मात्रा के कारण ही तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में। बच्चों, हमें वास्तविक सूर्योदय होने से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है, और ऐसे ही वास्तविक सूर्यास्त होने के पश्चात भी हमें कुछ देर तक सूर्य दिखाई देता रहता है। ऐसा कैसे होता है? सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं सूर्योदय के बारे में। माना कि ये हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है, और जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि पृथ्वी का वायुमंडल में हमारा जो अपवर्तनांक है वो ऊपर से नीचे बढ़ता रहता है, और सघनता भी जो है ऊपर से नीचे बढ़ती रहती है। यानी अपवर्तनांक यहाँ कम है और नीचे ज्यादा हुआ, जैसे हमने ये दिखाया वो बढ़ता हुआ अपवर्तनांक होता है। ये है बच्चों क्षितिज रेखा। क्षितिज रेखा बच्चों वो होती है जहां पर हमारा पृथ्वी और जो आकाश है वो जहां पर मिलते हैं। जिस रेखा पर हमारे पृथ्वी और आकाश मिलते हैं उस रेखा को हम क्षितिज रेखा बोलते हैं। और जब सूर्य क्षितिज से ऊपर होता है तब हम बोलते हैं सूर्योदय हो गया है। जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है तब हम बोलते हैं सूर्यास्त हो गया है। माना बच्चों, सूर्य की ये वास्तविक स्थिति है सुबह, जिस समय ये क्षितिज से नीचे है। यहां पृथ्वी पर मानो कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। सूर्य से एक किरण सीधी रेखा में जाएगी, जब तक ये वायुमंडल में प्रवेश नहीं करेगी तब तक ये सीधी रेखा में रहेगी। लेकिन वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्योंकि अपवर्तनांक बदल गया है, तो ये सूर्य की जो किरण है वो अपने मार्ग से मुड़ जाएगी और ये इस व्यक्ति के आंख पर पड़ेगी। जो ये व्यक्ति है बच्चों, उस समय फिर इस रेखा को देखता है
सीधे यहां से आता हुआ। असल में जो किरण है वो यहां से आ रही है, लेकिन ये व्यक्ति इस किरण को यहां से आता हुआ देखता है। इसका मतलब वो व्यक्ति इस समय सूर्य को यहां देख रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी वास्तव में सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन इस व्यक्ति ने कुछ मिनट पहले ही सूर्योदय को देख लिया है। ऐसे ही बच्चों सूर्यास्त के बारे में पढ़ते हैं। माना कि ये पृथ्वी का वायुमंडल है और ये क्षितिज रेखा है। ये क्षितिज रेखा हो गई हमारी। माना कि सूर्यास्त हो गया और वास्तविक स्थिति इस समय सूर्यास्त की जो है वो सूर्य की वो ये है। यहां से बच्चों यहां पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस सूर्य से एक किरण गई वायुमंडल में प्रवेश की और बदलते हुए अपवर्तनांक के कारण ये किरण आप देख सकते हैं बच्चों अपने मार्ग से मुड़ गई। तो इस व्यक्ति को ये वाली किरण ये सीधी रेखा में यहां से आती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब जो सूर्य की स्थिति है वास्तव में यह है, लेकिन इस व्यक्ति को सूर्य की स्थिति यहां पे प्रतीत होगी। इसका मतलब वास्तव में सूर्यास्त होने के पश्चात भी यह व्यक्ति पृथ्वी पर इस सूर्य को देखता रहता है। तो आपने देख लिया होगा कैसे सूर्योदय होने से पहले ही कोई व्यक्ति सूर्य को देखता है और सूर्यास्त होने के पश्चात भी व्यक्ति सूर्य को देखता रहता है। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों, इंद्रधनुष का बनना। जब बारिश रुकती है और धूप दिखाई देती है तो हमें कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है इस तरीके का। लेकिन ये इंद्रधनुष बनता कैसे है बच्चों? इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। वर्षा की जल की प्रत्येक बूंद एक प्रिज्म की तरह काम करती है। बच्चों हमने पढ़ा था कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है तो वो प्रिज्म उस प्रकाश की किरण को अपवर्तित करता है और अलग अलग रंगों की पट्टियों में विभाजित कर देता है। ऐसे ही जो जल की बूंदें हैं वो श्वेत प्रकाश की किरण को अपवर्तित करती हैं और रंगों के स्पेक्ट्रम में बदल देती हैं। बच्चों ये जो स्पेक्ट्रम है ये बूंद को छोड़ने से पहले एक बार इस पानी की बूंद से परावर्तित भी होता है, क्योंकि यहां पर ये पूरा रंगों का बैंड इस बूंद पर उस कोण से बन रहा है कि यहां से दोबारा से अपवर्तन होने की संभावना नहीं होती है। तो यहां से केवल परावर्तन ही होता है और फिर वर्षा की बूंद यहां से इस पूरे रंग के जो बैंड है इसको अपवर्तित कर देती है। बच्चों अपवर्तन के बाद पानी की बूंद का प्रत्येक रंग एक निश्चित कोण बनाता हुआ निकलता है। जैसे लाल रंग की जो किरण है, सपोज ये माना कि ये एक्स एंगल बनाते हुए 40 डिग्री का बनाएंगे तो सारी लाल रंग की जितनी भी किरणें वो 40 डिग्री पे निकलेंगी। ये बैंगनी रंग की किरणें अगर ये 42 डिग्री पे है तो ये 42 डिग्री पे सारी बैंगनी रंग की किरणें जो है 42 डिग्री पे निकलेंगी। पीले रंग की अगर किरण कोई 38 पे है सारी पीले रंग की 38 डिग्री पे निकलेंगी। इसका मतलब हर एक रंग की किरण जो है वो श्वेत प्रकाश की किरण से एक निश्चित कोण बनाते हुए ही बाहर निकलेगी। तो इस तरह बच्चों हमें जब एक आदमी कोई धरती पर या पृथ्वी पर खड़ा होता है तो एक विशेष कोण पर उसको पानी का एक विशेष रंग दिखाई देता है। माना कि यहां पर एक श्वेत प्रकाश की किरण इस पर गिर रही है और माना कि यहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसको आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर इस कोण पर इस सारा का सारा लाल रंग दिखाई देगा। इसको इस एंगल पर सारा का सारा ब्लू दिखाई देगा, नीला रंग दिखाई देगा। ऐसे ही यहां पे सारा का सारा पीला दिखाई देगा। और ये सारे के सारे जो रंग हैं ये एक मेहराब के रूप में, आर्च के रूप में दिखाई देते हैं और इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है। अगला और आखिरी उदाहरण है बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित। इस उदाहरण में बच्चों आगे हम
प्रकीर्णन को फैलने या बिखरने से संबोधित करेंगे, जिससे कि समझने में आसानी हो। बच्चों, हमारा वायुमंडल गैस के कई कण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के कण, नाइट्रोजन गैस के कण, ऑक्सीजन के कण, इन सब से और धूल के कणों से मिलकर बना हुआ है। ये कण जब सूर्य के प्रकाश की किरणों से टकराते हैं, जो कि सभी रंगों का एक संयोजन है, तो नीले रंग की प्रकाश की किरण, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, वो लाल जैसे लंबी तरंग दैर्घ्य वाले रंगों की तुलना में अधिक आसानी से बिखरती है। मैं दोबारा से बताता हूं, सूर्य के प्रकाश की किरण हमारी सभी रंगों का एक संयोजन है। वो जब वायुमंडल में आती है तो वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैस की कणों और धूल की कणों से टकराता है, जिसके कारण उस प्रकाश में जो कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणें हैं, जैसे नीले रंग की किरणें हैं या इंडिगो की किरणें हैं या बैंगनी रंग की किरणें हैं, इसका जो बिखराव है, इसका जो फैलना है, वो ज्यादा होता है कंपैरिजन में जो लंबी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें हैं, जैसे कि लाल रंग की किरणें हैं, पीले रंग की किरणें हैं या संतराई रंग की किरणें हैं, उनसे ज्यादा ये नीले रंग की किरणें जो हैं, ये ज्यादा आसानी से बिखरती हैं। बच्चों, दिन के समय ये बिखरी हुई नीली रोशनी सबसे पहले हमारी आंखों तक पहुंचती है और इसीलिए हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। ये दिन के समय जब सूरज हमारे ऊपर है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। बच्चों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखेंगे कि जो सूरज है हमारा, वो क्षितिज के पास में होता है, यहां होता है, और आप देखेंगे यहां का जो दूरी है, यहां पे जो दूरी है, वो दिन में इस दूरी से काफी अधिक है। तो इसका मतलब सूर्य की दूरी, जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, तो सूर्य की दूरी हमसे ज्यादा दूर होती है, जिस कारण बच्चों क्या होता है कि जो नीले रंग का जितना भी हमारा नीले रंग की किरणें हैं, वो हम तक पहुंचते पहुंचते उनका जो है प्रकीर्णन हो जाता है या उनका पूरा बिखराव हो जाता है। तो हमारे पास जो पहुंचती हैं वो फिर लाल रंग की या पीले रंग की किरणें पहुंचती हैं, और इसीलिए हमें जो वातावरण है उस समय लाल या पीला दिखाई देता है। तो इसमें दोनों चीजों का जवाब है। एक तो है दिन के समय आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, और एक है शाम को यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें आकाश लाल और पीला क्यों दिखाई देता है। धन्यवाद बच्चों। तो ये था प्रकाश पे तीसरा और अंतिम प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन को मैं इंग्लिश में भी पोस्ट करूंगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, यदि किसी छात्र को कोई भी समझने में परेशानी हो या और भी कोई दिक्कत हो, तो मुझे मेरे दिए गए फोन नंबर या ईमेल एड्रेस पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।